गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हम लेके आए हैं सम गुड MCQs फ्रॉम इकोनॉमिक्स सेक्शन एंड दीज MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा MCQs नहीं है, वी आर इंक्लूडिंग ओनली 10 MCQs, बट दीज MCQs आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग सम हैंड रिटन नोट्स स्पेशली फॉर CDS, CAPF, FCAT and NDA from the microeconomics section, from नॉट मैक्रो, फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक सेक्शन। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इजीली इन्हें ले सकते हैं। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज वी विल शो यू द PDF विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हैंड रिटन नोट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेट्स बिगिन विद अवर पार्ट फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 इज which one of the following is the major source of gross tax revenue for the government of India? That is GTR. And you have 5 seconds to answer this question. 1, 2, 3, 4 and 5. पहले डिस्कस करते हैं what is gross tax revenue. That is GTR is the total direct tax plus total indirect tax. ये इसकी डेफिनेशन होती है। इट मीन्स दैट टोटल डायरेक्ट वे ऑफ टैक्स जो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एंड इनडायरेक्टली जो भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, वो सारे का जो सम अप होता है वो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू होता है। एंड द आंसर इज कॉर्पोरेशन टैक्स। व्हाई? बिकॉज कॉर्पोरेशन टैक्स एक मेजर सोर्स इसलिए है क्योंकि ये कंपनीज की प्रॉफिट्स पे जो टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, और ये सबसे ज्यादा दैट इज मेजर सोर्स है GTR का, दैट इज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मोनोपोली? एंड यू हैव 5 seconds टू आंसर। 1, 2, 3, 4 and 5. Now first we will discuss that what is natural monopoly. In terms of monopolies, an existing business with an established infrastructure has a cost advantage when producing large quantities of a given product, enabling it to undercut the competition on the price. It means मोनोपोली की अगर हम बात करें तो जो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है जिसके पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एस्टैब्लिश्ड, उसके पास कॉस्ट एडवांटेज होती है किसी प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में बनाने की, और वो उसमें प्राइस कटिंग कर सकता है कंपटीशन के लिए, तो उसे कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। एंड द नेचुरल इज मोनोपोली इज द मोस्ट टिपिकल रिफर्स टू पब्लिक यूटिलिटीज। तो नेचुरल मोनोपोलीज टिपिकली पब्लिक यूटिलिटीज को रेफर करती हैं, जैसे कि वाटर सर्विसेज, नेचुरल गैस सर्विसेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर होगा दिल्ली जल बोर्ड। दिस इज अ बोर्ड एंड ये गवर्नमेंट द्वारा है एंड इसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें हैं, तो ये प्राइस को अप डाउन कर सकता है अदर किसी कॉम्पिटिटिव के रिगार्डिंग, उसके साथ कंपटीशन करने के लिए। तो ये एक नेचुरली एक मोनोपोली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? एंड ऑप्शंस आर general decrease in price of a commodity over time, a situation where the same product is sold to different consumers for different prices, increase in a price of a commodity over time, subsidization of a product by the government to sell it at a lower price. You have 5 seconds to answer. 1, 2, 3, 4 and 5. Let's discuss what is meant by price discrimination. Price discrimination is a pricing strategy that charges customers different price for the same product or service. In pure price discrimination, the seller will charge each customer the maximum price that he or she will to pay. It means price discrimination में एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें कि कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइसेस ऑफर किए जाते हैं एक ही प्रोडक्ट के लिए। अगर एग्जांपल दूं तो एक पेन
5 रुपए की भी हो सकती है, 7 रुपए की भी हो सकती है, 9 रुपए की भी हो सकती है और 10 रुपए की भी हो सकती है। वो डिफरेंट डिफरेंट उस पर डिपेंड है। पेन तो पेन ही है, अगर ब्लू पेन की बात करें तो लिखना उससे ब्लू ही है, बट एक पेन 5 रुपए की भी आती है, एक पेन 10 की भी आती है, एक पेन 50 की भी आती है। तो दैट इज काइंड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर हम बात करें। बट उसमें चीज़ें फिर डिफरेंस हो जाती हैं, वो क्वालिटीज़ और वो अदर चीज़ इंक्लूड होती है, लेकिन बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है कि सेम प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है डिफरेंट प्राइसेस पे। तो इसका आंसर होगा बी, ए सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिफरेंट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर is mostly on labor saving mechanism. This could be a response to, you have 5 seconds to answer. 1, 2, 3, 4 and 5. Let's discuss प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी बड़ा पार्ट है। मशीनरी में, मैकेनिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, काफ़ी एरियाज में एक बड़ा पार्ट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो वो एक रिस्पॉन्स है किसका? एंड आंसर इज राइजिंग वेजेस एंड टाइटर लेबर मार्केट। जो वेजेस बढ़ते रहते हैं हर बार, लेबर वेजेस बढ़ते हैं, लेबर मार्केट कम होता रहता है, तो वो एक उसके रिस्पॉन्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोस्टली लेबर सेविंग मैकेनिज्म है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is oblique are examples of near money? And your options are treasury bill, credit card, saving account in small time deposit, retail money market, mutual funds. And you have 5 seconds to answer. 1, 2, 3, 4 and 5. Let's discuss what is near money. Near money term is used in economics to describe highly liquid asset that can easily be converted into cash. सिंपल भाषा में बताऊं तो वो लिक्विड एसेट जो कि कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए। एंड इन ऑप्शंस में से आप ये देख के इजीली बता सकते हैं कि कौन सी ऐसा एसेट है जो कैश में कन्वर्ट होता है। ट्रेजरी बिल क्या कैश में कन्वर्ट हो जाता है? यस, ट्रेजरी बिल कन्वर्ट किया जा सकता है टैक्स। क्रेडिट कार्ड, नो, क्रेडिट कार्ड को हम यूज कर सकते हैं बट वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू कैश। इट मीन्स हम उससे क्रेडिट पे चीजें परचेज करते हैं, हमको पहले से ही क्रेडिट मिल जाता है बट हमको कैश में कुछ भी फ्लो नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट इन स्मॉल टाइम डिपॉजिट, यस, ये हमारा कैश में ही मनी डिपॉजिट होता है और हम उसको कैश में विड्रॉल कर लेते हैं। रिटेल मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, यस, म्यूचुअल फंड में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एज ए कैश है एंड जब आता है तो हमारे अकाउंट में एज ए कैश आ जाता है, हम उसको विड्रॉल इजीली कर सकते हैं। देन द आंसर इज 1, 3 and 4. Good. Let's go to the next question. Which one of the following terms is used in economics to denote a technique for avoiding a risk by making counteracting transition? And your options are hedging, dumping, discounting and deflecting. You have 5 seconds to answer. 1, 2, 3, 4 and 5. And the answer of this question is hedging. What is the definition of hedging? What is means by the hedging? Hedging means reducing or controlling risk. रिस्क को कंट्रोल करना, रिस्क को रिड्यूस करना hedging कहलाता है। एंड वही क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक टेक्निक फॉर अवॉइडिंग रिस्क बाय मेकिंग काउंटर एक्टिंग ट्रांजेक्शन। hedging में किया क्या जाता है? दिस इज डन ऑफ इट taking a position in future market with the objective of reducing or limiting risk associated with price challenges। यानी जो फ्यूचर मार्केट होता है उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है टू रिड्यूस रिस्क, उसे कहते हैं hedging। Which one of the following is not a part of service sector in India? This is an important question. ये लास्ट 2015 में आया है CDS में एंड ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। You have 5 seconds to answer. 1, 2, 3, 4 and 5.
and the answer of this question is construction. Why construction is the answer? पहले हम देख लेते हैं कि सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है। सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज में इंक्लूड किए जाते हैं होटल्स किए जाते हैं, इंश्योरेंस किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये सारी चीज सर्विस सेक्टर है। गवर्नमेंट इनको रन करती है, कुछ प्राइवेट रन होते हैं, लेकिन ये एक सर्विस सेक्टर के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। और क्या क्या सर्विस सेक्टर के अंदर आता है? रिटेल आता है, बैंक्स आते हैं, होटल्स आते हैं, रियल एस्टेट आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, सोशल वर्क, कंप्यूटर सर्विसेज, मीडिया, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ service sector. And what is construction? Construction is a secondary activity like manufacturing, processing and construction of infrastructure of industries. Then this is a secondary. अगर ये ना हो तो कोई इफेक्ट मेजर नहीं डालेगा, बट दिस इज ए सेकेंडरी एक्टिविटी। जो सर्विस सेक्टर है, दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड? नॉट पे आप बिल्कुल फोकस कीजिए, करा कीजिए। एंड जब आप क्वेश्चन देते हैं, सीडीएस एग्जाम देते हैं, सीएपीएफ देते हैं, जो भी क्वेश्चंस पेन एंड पेपर मोड में अभी हो रहे हैं, तो ये काफ़ी एरर होता है स्टूडेंट से। जब वो लोग क्वेश्चन देखते हैं वो नॉट को भूल जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसे अंडरलाइन करा कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड? तो हमें नॉट पे ध्यान देना है, इसमें से कौन सा एक पब्लिक गुड नहीं है। एंड आपके पास 5 सेकेंड्स हैं इसका आंसर करने को। बाय मिस्टेक इलेक्ट्रिसिटी पे आंसर हो चुका है, तो इसका आंसर इलेक्ट्रिसिटी है। एंड व्हाई? बिकॉज एक पब्लिक गुड क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ए पब्लिक गुड इज ए प्रोडक्ट दैट वन इंडिविजुअल कैन कंज्यूम, यानी एक इंडिविजुअल है वो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है without reducing its availability to another individual and from which one no is excluded। यानी अगर 5 इंडिविजुअल्स हैं और वो उस चीज को एक कोई प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी बाकी, जैसे अगर एक यूजर यूज कर रहा है तो उन बाकी 3 यूजर्स के लिए कम नहीं होनी चाहिए, वो भी इक्वली उसे यूज कर सके, वो होता है एक पब्लिक गुड। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई यूज कर रहा है तो अवेलेबिलिटी दूसरे के लिए कम हो सकती है, तो ये एक पब्लिक गुड नहीं है। नेशनल डिफेंस हर किसी के लिए सेम है, हर कोई यूज कर सकता है। लाइट हाउस सबके लिए सेम है। पब्लिक पार्क्स हर कोई जा सकता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट नेम से ही आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव 5 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। Transfer payment is the name as suggests that it is done through the transferring of cash benefits to the beneficiary। ट्रांसफर पेमेंट यानी इट मींस एक जगह से दूसरे जगह पेमेंट को ट्रांसफर करना। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो इस चीज के अंदर इंक्लूड होती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, क्या ये एक काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट है? यस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उन्हें अलाउंसेस ट्रांसफर ही किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ सैलरी, payment of salary is not a transfer payment। why? because ये चीज तो रेगुलर बेस पे आती है एंड सैलरी का जो पेमेंट है वो एक, आप ये समझिए कि जब जैसे कोई जॉब ज्वाइन होता है तो वो एक फिक्स चीज है जिसे आना ही आना है। तो इट्स नॉट काइंड कि आपको कभी कभी दिया जा रहा है या कुछ सर्टेन टाइम के लिए दिया जा रहा है। जब तक आपकी जॉब है आप तब तक वो हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। एंड ओल्ड एज पेंशन, यस, क्योंकि ओल्ड एज में दी जाती है, हमेशा नहीं दी जाती है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, तो वो भी एक काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट है। देन द आंसर इज 1 3 and 4। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक गुड? अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाट 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पब्लिक गुड नहीं था, एंड वहां पे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। तो आपके पास 3 सेकेंड्स हैं इसका आंसर करने के लिए। 1
2 एंड 3। तो इसका आंसर होगा ए कमोडिटी हुज बेनिफिट्स आर इंडिविजुअली स्प्रेड अमंग द एंटायर कम्युनिटी। मैंने आपको बताया जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गए, ये सारे के सारे पब्लिक गुड्स हैं क्योंकि इसे हर कोई यूज कर सकता है। That's all for today's session, and as we have discussed that we will share you the PDF जो कि प्रोवाइड की जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल में भी लिंक है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसका लिंक देख सकते हैं। तो हियर इज द PDF ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस इज द PDF। ये चैप्टर 1 से रिलेटेड है एंड इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं है, 46 पेजेस हैं एंड ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए स्मॉल स्मॉल नोट्स हैं जो रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आप अगर बुक से पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है आपको वो समझ में नहीं आता है, तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं। आप देखिए जैसे 3 पेजेस में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 डायग्राम से भी समझाया है, ग्राफ्स भी हमने इसमें यूज किए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं इजीली। ये देखिए जैसे चैप्टर 3 इसमें यूज है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, सारी चीजें इसमें अच्छे से डिफाइन है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। चैप्टर 6 जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमने सिर्फ वही इंक्लूड किए हैं। आप अगर ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो एंड हम जल्द ही लौटेंगे पार्ट 2 के साथ MCQ ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।